अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। टॉपिक 1 बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले क्या था, लोग किस तरह से काम करते थे। इसका आंसर ये है कि जब इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज थे नहीं तो लोग अपने अपने घरों में ही काम करते थे या छोटे छोटे शॉप्स में काम करते थे। फिर बाद में जब इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज आने लगे तो लोगों ने इन इंडस्ट्रीज़ इन फैक्ट्रीज में काम करना शुरू किया, राइट। All too often we associate industrialization with the growth of factory industry। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमेशा जोड़ते फैक्ट्री इंडस्ट्री के साथ ही, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ही फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होना, बढ़ना। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वी रेफर टू फैक्ट्री प्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, इसका मतलब फैक्ट्री प्रोडक्शन, यानी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन निकलता है, जो प्रोडक्शन बनता है, जो चीज़ें बनते फैक्ट्री के अंदर, राइट। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स वी मीन फैक्ट्री वर्कर्स। फिर जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, इसका मतलब है फैक्ट्री वर्कर्स, यानी फैक्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर्स यानी लेबर्स। हिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगेन विद द सेटिंग ऑफ फर्स्ट फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तवारीख शुरू हुई फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप होने से ही। देयर इज प्रॉब्लम विद सच आइडियाज, वहाँ पे प्रॉब्लम हुई इन आइडियाज से। इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगैन टू डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड एंड यूरोप देयर वाज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज। मनी हिस्टोरियंस नाउ रेफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। फैक्ट्री शुरू होने से पहले इंग्लैंड और यूरोप के लैंडस्केप में लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता इंटरनेशनल मार्केट के लिए, मगर ये फैक्ट्रीज के बेसिस पे नहीं होता। वो तो इसलिए क्योंकि इस समय पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था नहीं, इसलिए बहुत से हिस्टोरियंस ने इस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दिया। प्रोटो का मतलब पहले यानी बिफोर, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम से पहले। In the 17th and 18th centuries, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, pursuing them to produce for an international market। 17th एंड 18th सेंचुरीज में जो मर्चेंट्स यूरोप के टाउन्स में रहते थे वो मूव होने लगे कंट्री साइड में, यानी देहाती इलाकों में आने लगे। फिर वहाँ पे इन्होंने मनी सप्लाई किया पीजेंट्स और आर्टिशंस को, ताकि ये पीजेंट्स और आर्टिशंस प्रोड्यूस करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के लिए। With the expansion of world trade and the acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing। इसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड का एक्सपेंशन भी हुआ और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में कॉलोनीज का एक्विजिशन हुआ, यानी कॉलोनिज्म भी बढ़ गया और चीज़ों की डिमांड भी बढ़ने लगे। बट मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद टाउनर्स, लेकिन मर्चेंट्स ने प्रोडक्शन का एक्सपेंड टाउनर्स में नहीं किया। दिस वाज बिकॉज हियर अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वायर पावरफुल। वो तो इसलिए क्योंकि इन टाउन्स में ऑलरेडी पहले वहाँ पे अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स पावरफुल थे। गिल्ड का मतलब एसोसिएशन, यानी ट्रेडिंग एसोसिएशंस। दीज वर एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट ट्रेंड क्राफ्ट्स पीपल मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, रेगुलेट कंपटीशन एंड प्राइसेस एंड रेस्ट्रिक्टेड द न्यू एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द ट्रेड। ये जो गिल्ड्स थे इन प्रोड्यूसर्स, ये जो गिल्ड्स थे ये इन प्रोड्यूसर्स के एसोसिएशंस होते थे। इन एसोसिएशंस का काम होता क्राफ्ट्स पर्सन को ट्रेन करना, प्रोडक्शन पर कंट्रोल करना, कंपटीशन और प्राइसेस को रेगुलेट करना, इसके ऊपर भी कंट्रोल करना, और नए लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया ट्रेड में एंट्री होने से। यानी ये जो नए मर्चेंट्स थे इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया ताकि वो ट्रेड में ना आ सके, इनको ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेशन करने में रोक लगा दिया। Rulers granted different guilds the monopoly right to produce and trade in specific products। रोलर्स ने गिल्ड्स को, इन ट्रेडिंग एसोसिएशंस को ये राइट दिया कि इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ही ट्रेड करने का राइट, किसी नए मर्चेंट को ट्रेड करने का राइट बिल्कुल भी था नहीं। इसको हम बोलते हैं मोनोपोली। ये किन्होंने इम्पोज किया? रूलर्स ने इम्पोज किया। It was therefore difficult for new merchants to set up business in town, so they turned to the countryside। और नए मर्चेंट्स के लिए बिजनेस सेटअप करना टाउन्स में डिफिकल्ट बन गए, इसीलिए ये नए मर्चेंट्स कंट्री साइड में आने लगे, कंट्री साइड की तरह मूव होने लगे और वहीं पर काम करने लगे, राइट। चलिए हम आगे।
इन द कंट्री साइड पोर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स। कंट्री साइड में जो गरीब पीजेंट्स और आर्टिसंस थे इन्होंने काम शुरू किया मर्चेंट्स के लिए। एज यू हैव सीन इन द टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर दिस वाज ए टाइम व्हेन ओपन फील्ड्स वर डिसअपीयरिंग एंड कॉमन्स वर बीइंग एनक्लोज्ड। आपने लास्ट ईयर में पढ़ा यानी क्लास 9th की हिस्ट्री में पढ़ा, वो टाइम जब ओपन फील्ड्स को डिसअपेयर कर दिया और कॉमन फील्ड्स को एनक्लोज कर दिया, यानी इस कॉमन फील्ड के ऊपर बंदी लगा दिया, यानी एक तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगा दिया इसके ऊपर। Cottagers and poor peasants who had earlier depended on common lands for their survival, gathering for their firewood, berries, vegetables, hay, and etc., they had to look for an alternate source of income. Cottagers और गरीब peasant जो पहले इसी लैंड पे डिपेंड, इसी से वो सर्वाइव करते रहने के लिए, वहाँ से ये लोग फायरवुड को कलेक्ट करते जलाने के लिए, बेरीज, वेजिटेबल्स है और सिट्रा, ये चीज़ें इन पीजेंट्स के लिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम होता है। ये चीज़ें इसी लैंड से मिलते इन गरीब पीजेंट्स को। Many had tiny plots of land which could not provide work for all members of the households. बहुत से peasants को लैंड के छोटे से प्लाट्स थे, ज़मीन के छोटे से टुकड़े थे, लेकिन इस टिनी प्लाट पे पूरे हाउस होल्ड के मेंबर्स को वर्क नहीं मिलता क्योंकि लैंड तो कम है, इसलिए घर के सारे मेंबर्स वहाँ पर काम नहीं करते। So when merchants came around and offered advances to produce goods for them, peasants households eagerly agreed. ऐसे में जब मर्चेंट्स वहाँ पे आए, इन्होंने इन गरीब पीजेंट्स को एडवांसेस में कुछ पैसे दिए ताकि ये पीजेंट्स भी चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे इन मर्चेंट्स के लिए। तो इन पीजेंट्स ने भी इसको एग्री किया क्योंकि पीजेंट्स भी मजबूर थे ऐसा काम करने के लिए। बाई वर्किंग फॉर मर्चेंट्स दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल plants. Income from proto-industrialization production supplemented their shrinking income from cultivation. It also allowed them a fuller use of their family labor resources. फिर इन peasants ने काम शुरू किया मर्चेंट्स के लिए, जिन मर्चेंट्स ने इनको एडवांस दिया। ये peasants कंट्री साइड में रहने लगे और फिर कल्टीवेशन कंटिन्यू किया इस स्मॉल प्लांट्स के ऊपर। प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जो इनकम आती, इसने पेजेंट्स को सप्लीमेंटेड किया इस श्रिंकिंग इनकम से जो कल्टीवेशन से आती। इस प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से इन पेजेंट्स की इनकम बढ़ने लगे और फैमिली लेबर्स भी यूज़ होने लगे। कहने का मतलब कि घरों में भी पेजेंट्स ने काम करना शुरू किया जिससे इनकी इनकम और ज़्यादा बढ़ गई। Within this system, a close relationship developed between town and the countryside. इस सिस्टम के साथ साथ क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो गई टाउन और कंट्री साइड के बीच में। मर्चेंट्स वायर बेस्ड इन टाउन्स बट द वर्क वाज डन मोस्टली इन कंट्री साइड। मर्चेंट्स इन टाउन्स पर ही बेस रहते थे लेकिन काम वो ज़्यादा कंट्री साइड में ही करते थे, देहाती इलाकों में ही। A merchant clothier in England purchased wool from a wool stabler and carried it to the spinners. The yarn thread that was spun was taken in subsequent stages of production to weavers, fullers, and then to डायर्स। इंग्लैंड में जो मर्चेंट कपड़े का काम करता था, इसने वूल को परचेज किया वूल स्टेपलर से। स्टेपलर क्या होता है? स्टेपलर एक ऐसा पर्सन होता है जो वूल को छांटता, इसको अलग अलग करता फाइबर के हिसाब से। मान लो फॉर एग्जांपल ये वूल का एक बहुत बड़ा गट्ठा होता है, इसमें मोटा वूल अलग निकालना और जो पतला वूल उसको अलग निकालना, या अगर खराब वूल उसको एक साइड में निकालना या जो अच्छा वूल उसको दूसरे साइड में निकालना, उसको हम बोलते हैं स्टेपलर। आया आपको समझ में? इसके बाद दूसरा एक और यहाँ पे प्रोसेस होता है फुलर। फुलर भी एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्लोथ्स को फोल्ड करते हैं, फोल्ड रखते। आया समझ में? उसको हम बोलते फुलर। और इसके बाद डायर्स। डायर्स जो इसके ऊपर यानी कि अलग अलग तरीके के कलर लगाता है इन इस कपड़े के ऊपर। द फिनिशिंग वाज डन इन लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लोथ इन द इंटरनेशनल मार्केट। लंदन इन फैक्ट कैम टू बी नोन एज फिनिशिंग सेंटर। फिर लंदन में फिनिशिंग होती है। फिनिशिंग मतलब चीज़ों को मुकम्मल तैयार करना। मगर इससे पहले जो मर्चेंट था वो इस क्लोथ को एक्सपोर्ट करते बेचने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में, इसीलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के नाम से जानते हैं, यानी ऐसा सेंटर जहां चीज़ें तैयार हो जाती हैं। फिर यहाँ पे एक और प्रोसेस आया कार्डिंग। द प्रोसेस इन विच फाइबर सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग। यानी
कार्डिंग भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फाइबर चाहे कॉटन या वूल का इसको प्रिपेयर करते हैं स्पिनिंग से पहले, उसको हम बोलते हैं कार्डिंग। आया आपको समझ में? दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज दस पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंज। ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था ये नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज का पार्ट बन गया। It was controlled by merchants and goods were produced by a vast number of producers working within their family farms, not in factories। इसको मर्चेंट कंट्रोल करता था और जो गुड्स प्रोड्यूस होते जो चीज़ें बनते वो प्रोड्यूसर्स के दौरान ही बनते। लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूसर्स काम करते फैमिली फार्म्स में, नॉट इन फैक्ट्रीज, क्योंकि इस समय पे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज थे नहीं और लोग अपने अपने घरों में ही काम करते थे या छोटे छोटे वर्कशॉप्स के अंदर। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 workers were employed by each merchant। This meant that each colliery was controlled hundreds of workers। प्रोडक्शन के हर स्टेज में 20 से 25 वर्कर्स काम करते थे। जैसे कि स्टेबलर का प्रोसेस अलग, इसमें 20 से 25 वर्कर्स काम करते। इसी तरह फुलर का प्रोसेस अलग, इसमें भी 20 से 25 वर्कर्स काम करते थे। इसी तरह वीविंग, स्पिनिंग और डाइंग का प्रोसेस अलग अलग तरीके के स्टेजेस, एक एक स्टेज में यानी कि लगभग 20 से 25 वर्कर्स काम करते थे। इसका मतलब हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स के ऊपर एक मर्चेंट कंट्रोल करता था। मर्चेंट इस समय भी पावरफुल था, यानी एक क्लोथियर मर्चेंट के अंडर में हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स काम करते थे। इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हुआ।